दोस्तों आज 27 नवंबर है और आज के दिन हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पैन 2.0 पर। पैन 2.0 पर बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने आयकर विभाग के तहत पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी। किसने मंजूरी दी है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने या आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इसकी मंजूरी दी है। इसकी घोषणा सोमवार 25 नवंबर को की गई। यह ई गवर्नेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पैन 2.0 परियोजना किस तरह की पहल है? तो ई गवर्नेंस पहल है। तो यह ई गवर्नेंस पहल डिजिटल पैन /10 सेवाओं के माध्यम से करदाता पंजीकरण प्रणाली को आधुनिक बनाने पर केंद्रित है। यह करदाता पंजीकरण प्रणाली को आधुनिक बनाने पर केंद्रित है। सरकार इस परियोजना को लागू करने के लिए 1435 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है? CCEA कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह एक ई गवर्नेंस पहल है जो करदाता पंजीकरण प्रणाली को आधुनिक बनाने पर केंद्रित है और इसके लिए सरकार 1435 करोड़ रुपए निवेश करेगी। अब पैन 2.0 के बारे में आगे देख लेते हैं। तो इस परियोजना के तहत पैन कार्ड धारक जिनकी संख्या करीब 78 करोड़ है, पैन कार्ड धारकों की संख्या भारत में 78 करोड़ है, अपने पैन कार्ड को अपग्रेड कर सकेंगे। पैन 2.0 परियोजना के तहत मौजूदा उपयोगकर्ता के लिए पैन नंबर वही रहेगा, मतलब पैन नंबर में बदलाव नहीं होगा, हालांकि ये अपग्रेड होगा और यह उपयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क होगा, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा अपग्रेड करने के लिए। आयकर विभाग की ओर से आवेदन प्रक्रिया और समय सीमा के बारे में विवरण जारी किया जाएगा। अभी जारी नहीं किया गया है, मतलब किस तरह से आवेदन किया जाएगा, कितना समय सीमा इसके लिए निर्धारित होगा, ये आगे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पैन के बारे में। पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, अस्थायी खाता संख्या। तो यह आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक अस्थायी खाता संख्या है जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है, आयकर विभाग जारी करता है। यह आयकर विभाग के समक्ष व्यक्ति के पहचान पत्र के रूप में कार्य करता है। तो क्या है जो आयकर विभाग के समक्ष व्यक्ति के पहचान पत्र के रूप में कार्य करता है? तो पैन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल की किसी भी टीम से जुड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी जो आईपीएल की किसी भी टीम से जुड़े हैं, किसी भी टीम ने जिन्हें खरीदा है, वो कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी। तो ये नाम याद रखने योग्य है क्योंकि ये कुछ दिन पहले भी चर्चा में आए थे। तो सबसे मेन बात है कि ये बिहार के हैं, इसलिए आने वाले परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इनसे संबंधित क्वेश्चन। तो बिहार के 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आईपीएल की किसी भी टीम से जुड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। उन्हें मेगा नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने, ये इंपॉर्टेंट है, किस टीम ने इन्हें खरीदा नीलामी में? तो राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा। सूर्यवंशी ने हाल ही में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ भारत अंडर 19 टीम की तरफ खेलते हुए शतक जड़ा था और किसी भी अंतरराष्ट्रीय टीम के खिलाफ शतक लगाने वाले वे सबसे युवा खिलाड़ी बने थे या बनने का श्रेय उन्हें प्राप्त हुआ था। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि सबसे युवा खिलाड़ी जो आईपीएल के लिए चुने गए, किसी आईपीएल टीम की तरफ से जुड़े, तो वैभव सूर्यवंशी किस टीम ने खरीदा? राजस्थान रॉयल्स ने। और इनका एक और उपलब्धि है कि सबसे युवा खिलाड़ी जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय टीम के विरुद्ध शतक लगाया हो। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, NMNF, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग यानी राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पर।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन या नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग NMNF को स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के तहत शुरू करने को मंजूरी दी है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, यह योजना कुल 2481 करोड़ रुपए कितने की होगी? तो यह योजना 2481 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू की गई है। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 1584 करोड़ और राज्य सरकार का हिस्सा 897 करोड़ रुपए होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यह योजना कुल 2481 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू की गई है। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 1584 करोड़ और राज्य सरकार का हिस्सा 897 करोड़ रुपए होगा। और ये NMNF नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आगे इस मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। इस मिशन का उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, किसानों की लागत को कम करना तथा सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना है। तो इस मिशन के तहत आने वाले 2 वर्षों में 15,000 ग्राम पंचायतों में 1 करोड़ किसानों द्वारा 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 10,000 जैव आधान संसाधन केंद्र BRC स्थापित किए जाएंगे और 2,000 मॉडल प्रदर्शन फॉर्म बनाए जाएंगे। किसानों को प्रशिक्षण, प्रमाणन और बाजार तक पहुंच प्रदान की जाएगी। तो किसानों को जैविक खेती के लिए, नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा और इसके बाद उन्हें बाजार तक पहुंच भी प्रदान की जाएगी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वुमेन ऑफ सब्सटेंस की लेखिका कौन है? अ वुमेन ऑफ सब्सटेंस की लेखिका कौन है? तो बारबरा टेलर ब्रैडफोर्ड। ये कहाँ की है? तो ब्रिटेन की है। ब्रिटिश लेखिका बारबरा टेलर ब्रैडफोर्ड की रचना है अ वुमेन ऑफ सब्सटेंस। तो इस बारे में जान लेते हैं। तो इनका हाल ही में 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मतलब बारबरा टेलर ब्रैडफोर्ड का हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अ वुमेन इन हिज लाइफ इनकी अन्य प्रसिद्ध कृति है। तो इनकी 2 कृति के बारे में जानना जरूरी है, द वुमेन इन हिज लाइफ और अ वुमेन ऑफ सब्सटेंस बारबरा टेलर ब्रैडफोर्ड। वो द वुमेन इन हिज लाइफ में इनके पति द्वारा जो नादियों के ऐसे भागने घटना का उल्लेख किया गया है उस पर आधारित है अ वुमेन इन हिज लाइफ। अ वुमेन ऑफ सब्सटेंस की जो नायिका है वो बारबरा टेलर ब्रैडफोर्ड के करीब है। मतलब बारबरा टेलर ब्रैडफोर्ड मानती हैं कि वो जो इसकी नायिका है वो उनमें और इनमें बहुत समानता रही है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन भी साथ में ही है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहां पर सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किया गया? हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किया गया। कहां पर? तो लद्दाख के हनले गांव में। लद्दाख के हनले गांव में भारतीय सेना द्वारा सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किया गया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल एनर्जी कंपनी जो अभी हाल में चर्चा में रही है किस देश की कंपनी है? टोटल एनर्जी किस देश की कंपनी है? तो फ्रांस की। तो फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जी ने सोमवार 25 नवंबर को यह घोषणा की कि वह अडानी समूह की कंपनियों में तब तक नया निवेश नहीं करेगी जब तक कि इसके संस्थापक गौतम अडानी को रिश्वत के आरोपों से मुक्त नहीं किया जाता या मुक्त नहीं कर दिया जाता है। टोटल एनर्जी उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों में सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है। तो यहाँ बस इतना जानना है कि टोटल एनर्जी किसकी कंपनी है? फ्रांस की। इसने घोषणा की है कि जब तक गौतम अडानी को रिश्वत के आरोपों से मुक्त नहीं किया जाता तब तक अडानी समूह की कंपनियों में नया निवेश नहीं करेगी। अब बात कर लेते हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, विशेष सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति के बारे में। तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य
विशेष बल अभ्यास, विशेष सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति का 9वां संस्करण 1 से 12 नवंबर के बीच इंडोनेशिया के जकार्ता के सिजांतुंग में संपन्न हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ये पारा इंपॉर्टेंट है। भारत और इंडोनेशिया के मध्य विशेष बल अभ्यास या विशेष सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति का 9वां संस्करण 1 से 12 नवंबर के बीच इंडोनेशिया के जकार्ता के सिजांतुंग में संपन्न हुआ। इंडोनेशिया के जकार्ता के सिजांतुंग में संपन्न हुआ। ये पारा इंपॉर्टेंट है। यह अभ्यास द्विपक्षीय सैन्य सहयोग विकसित करने तथा सामाजिक सैन्य अभ्यासों के पूर्वाभ्यास और चर्चाओं के माध्यम से दोनों सेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया। ये जो है इसका उद्देश्य है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही पारा है। अब गरुड़ शक्ति अभ्यास में किस भारत का नेतृत्व किसने किया, इंडोनेशिया का नेतृत्व किसने किया, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय टुकड़ी का नेतृत्व पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल के 25 जवानों ने किया। मतलब गरुड़ शक्ति जो इंडोनेशिया के जकार्ता में संपन्न हुआ 1 से 12 नवंबर के बीच, इसमें भारतीय टुकड़ी का नेतृत्व पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल के 25 जवानों ने किया, जबकि इंडोनेशियाई टुकड़ी का प्रतिनिधित्व इंडोनेशियाई विशेष बल कोपासस, भारतीय सेना का नेतृत्व पैराशूट रेजिमेंट और इंडोनेशिया का नेतृत्व कोपासस के 40 जवानों द्वारा किया गया। ये पारा भी इंपॉर्टेंट है।